लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हमें उसी के ऊपर कंटिन्यू करना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपरपोज होती है तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है, और उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको दो या दो से ज़्यादा वेव्स भी हो सकती है, और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो किस लिए पढ़ा हुआ है, दो वेव्स के लिए। ठीक है, शायद मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करके नहीं बताया था, डायरेक्ट ही लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को दो वेव्स के बारे में बता देता हूँ कि दो वेव्स के बारे में किस तरीके से हमें डिस्कशन करना है और क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेरेंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो इंटरफेरेंस हमारे सिलेबस में, उस इंटरफेरेंस में हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो टू वेव्स के लिए दिया हुआ है। तो पहले हम टू वेव्स के लिए कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको थ्री और फोर वेव के लिए भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बच्चों ये कॉमन टॉपिक है। ये जो इंटरफेरेंस अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग वेव के अंदर, वही इंटरफेरेंस हम लोगों को साउंड वेव के अंदर भी पढ़ना है, और वही इंटरफेरेंस हम लोग जब 12th क्लास में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, वहाँ पर भी पढ़ना होता है। तो तीनों जगह पर सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, बस वेव अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर हम लोग जो वेव की बात करेंगे वो बात करेंगे वेव इन स्ट्रिंग। साउंड वेव की जब अंदर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वेव होगी, लेकिन वो साउंड वेव होगी। और जब हम 12th में बात पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स की, तो वहाँ पर जो वेव होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, लेकिन फिनोमिना तीनों की जगह पर सेम होगा। ठीक है, तो अच्छे समझना, एक जगह आप समझ लोगे, हर जगह पे मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, डेफिनेशन भी इवन सेम है, बस वेव ही अलग अलग है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस तब होता है बच्चों जब हमारे पास कोई दो वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने के लिए हमारे पास ऐसे सोर्स होने चाहिए जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट करे। तो उस टाइप के सोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। यानी कि कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स में बताया, या आप लोगों को पता होगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम कोहेरेंट सोर्स की हेल्प से, या यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ती कोहेरेंट सोर्स की तो वैसे, ठीक है, लेकिन जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो कोहेरेंट सोर्स का जिक्र होगा, इसलिए मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे ये वर्ड न्यू ना लगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आती है इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है कि दो ऐसी वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और उन वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई ऐसी वेव है तो अगर वो किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए वो मीडियम के किसी पॉइंट के ऊपर सुपरपोज होगी दोनों वेव्स, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनती है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है वो सब हमें कैलकुलेट करना होता है। और ये जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट बच जाए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख दी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सुपर वो सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन में मूव करती हुई सुपरपोज होती है ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, या वेव जो भी हम यहाँ पे बात करें स्ट्रिंग में, यहाँ पे मैंने लाइट का लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं लाइट हो, किसी भी टाइप की वेव्स हो, उसके लिए अगर दो वेव्स मिल रही है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझना दो वेव्स के लिए हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको कि किस तरीके से क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट मान लेते हैं लेट y1 एक वेव है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, चलो इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लेते हैं, और दूसरी एक वाई वेव है हमारे पास, वो है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। ये दो वेव्स है। ठीक है, ये y1 वेव है और ये y2 वेव है, ये दोनों मान लेते हैं सुपरपोज होती है। तो हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लिखेंगे, जो y नेट इनकी रिजल्टेंट वेव आने वाली है उसे लिखेंगे हम लोग y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, अकॉर्डिंग टू क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन हमें पता है ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो मैंने दोनों के लिए ओमेगा सेम लिखा, ओमेगा सेम लिखने का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, लिखा जा सकता है। y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
ठीक है। सेकंड लिखेंगे ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसे लिखा जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो ध्यान समझना, इस वाले टर्म को मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो इसे ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको रीअरेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए टू। यहाँ पर देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इस टर्म को पूरी को ए मान रहा हूँ और इसे बी मान रहा हूँ, तो साइन ए प्लस बी बनेगा। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ए कोस बी फाइव, ठीक है, प्लस साइन, ये इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। कैसे लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वन साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ये होगा। अब देखो आप लोग, ये जो टर्म आ रही है हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ए वन, यहाँ पर भी है तो इसमें क्या कॉमन आएगा, ए टू कॉस फाइव, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या बात समझ में आती, ये कॉमन लिया, सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लिया इसमें से और इस टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए वन, यहाँ पे क्या बचेगा ए टू कोस फाइव, लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए टू साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा। अब आप ध्यान से समझना, ये जो टर्म है बच्चों, इसको मैं समथिंग कुछ मान रहा हूँ और इसको भी मैं कुछ मान रहा हूँ। देखो क्या मानता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को, लेट, इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि मैं इस इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर पाऊँ, सॉरी। तो इसे मान रहे हैं हम लोग ए वन प्लस जो ये है ए टू, सॉरी ऊपर चला गया, ए टू कॉस फाइव, इसे मान रहा हूँ मैं ए कॉस अल्फा, अल्फा मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चलो अल्फा या थीटा, थीटा मान लिया, ठीक है। इस वाले टर्म को मान रहा हूं मैं ए टू साइन फाइव, इसे मान रहा हूं मैं ए साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो वैल्यूज़ मैंने एज्यूम की है, सपोज कि ए वन प्लस ए टू कोस फाइव को क्या मिला, मैंने लिखा है मैंने ए कोस थीटा, और ए टू साइन फाइव को क्या लिखा, ए साइन थीटा, ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में वापस से पुट करता हूँ, ठीक है। तो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगी ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस इसकी जगह पे लिख रहा हूं मैं ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होगी। अब ध्यान से समझना, इसमें ए भी कॉमन है बच्चों इसमें, ठीक है। ए अगर मैं कॉमन ले लूँगा दोनों तरफ, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वापस से फॉर्मूला बन रहा है, ये एक वापस से क्या बन रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये वापस से फॉर्मूला बन रहा है तो ध्यान रखना, इसको मैं अलग से रख रहा हूँ यहाँ पे, इसी जगह पे सोल्व करते हैं। तो इसके बाद जो इक्वेशन आएगी बच्चों हमारे पास, वो आएगी, या इसे रफ कर देता हूँ बच्चों में, ठीक है, रफ कर देता हूँ। देखो देखिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई बच्चों, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ y नेट इज इक्वल टू ए, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स
साइन थीटा, क्या यही बनेगा ये टर्म। तो वापस ही a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो जो y नेट आया हमारे पास वो क्या आया बच्चों, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया हमारे पास। इस रिजल्टेंट वेव में जो a है वो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा जो रिजल्टेंट वेव है वो फर्स्ट वाली जो वेव है जो हमने लिखी थी वो फर्स्ट वेव से कितना एंगल बनाती है, वो फर्स्ट वेव से जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a और थीटा कैलकुलेट करना है, तो इस a और थीटा को कैलकुलेट करने लिख देता हूँ मैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल या फेस डिफरेंस आप बोल सकते हो, मेड बाय रिजल्टेंट वेव फ्रॉम वेव फर्स्ट से उसने कितना एंगल बना। ठीक है, अब हमें ए और थीटा कैलकुलेट करना है, तो फॉर ए के लिए, इस ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिए उसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग then adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस 5। ये आंसर मिलेगा बच्चों इसको ऐड करके सोल्व करने पर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे से मुझे ए नेट क्या मिला, एम्पलीट्यूड, वो मिला हमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। यानी कि जब भी हम ये वेव लिखेंगे रिजल्टेंट वेव, इसमें ये ए है, इस ए की वैल्यू ये होनी चाहिए बच्चों। अब हम बात करते हैं इस थीटा की। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ थीटा एंगल, फॉर कैलकुलेटिंग एंगल थीटा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ये होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन 5 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस 5। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एंगल का। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना है, ये रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है बच्चों, इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे इंटेंसिटी की हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग वेव की बात करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी नहीं देखी जाती है, सिर्फ क्या दिखाई देती है, एम्पलीट्यूड दिखाई देता है, इसलिए। लेकिन कई बार फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाए तो मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब इंटेंसिटी भी आ जाते हैं। चलो फिर आगे, इंटेंसिटी की हम बात करते हैं बच्चों लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट में हमें एम्पलीट्यूड तो दिखाई देगा नहीं, कम या ज़्यादा। क्या दिखाई देगी वहाँ पे, इंटेंसिटी, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस होगी या ब्राइटनेस नहीं होगी, डार्क होगा, वही बात है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इंटेंसिटी की। हम इंटेंसिटी, अब आप लोग जानते हो जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे से ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, I1 इज इक्वल टू K
a1 स्क्वायर, प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम लोग I2। तो इसे लिखा जा सकता है I2 इज इक्वल टू K2 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हम I नेट लिखेंगे तो I नेट को क्या लिखेंगे, A नेट का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट हमने A ही माना था, या A नेट लिख दो। तो देखो अब आप लोग, हमने फॉर्मूला क्या सीखा, A स्क्वायर अभी सीखा था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव, ये फॉर्मूला जनरेट किया था अभी हमने एम्पलीट्यूड का। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे से लिखा जा सकता है I नेट अपॉन के, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है I1 बाई के, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है I2 बाई के, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट I1 बाई के I2 बाई के कॉस 5 होगा। देखो इस पूरे में से के कॉमन आ गया, के कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है बच्चों हमारे पास, किसका, इंटेंसिटी का। तो ध्यान रखना ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है जनरल, और ये जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये जो हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम लोगों को अलग अलग केस की स्टडी करनी होती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब दो वेव्स मिले और उनके फेज का डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई हो, ठीक है, यानी कि उनका जो एम्पलीट्यूड हो, जब दो वेव्स मिल रही है, मानते हैं एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव उधर से आ रही है, दोनों वेव सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, और जब ये किसी पॉइंट पे सुपरपोज हो तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है जिस कंडीशन में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव सॉरी बच्चों, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में सुपरपोज करती है और उनकी जो रिजल्टेंट वेव है, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर 0 डिग्री हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे रफ करते हैं और अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे केस फर्स्ट, इसी में इंटरफेरेंस में। ठीक है, इसे और भी डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। इसका एक और फिनोमिना होता है YDAC, जो 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है बच्चों कि जब दो वेव्स सुपरपोज होती है तो जो रिजल्टेंट वेव मिले, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी तरीके से जब हम इसे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि जब दो वेव्स मिलती है तो इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि वहाँ पर जब लाइट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन चलता है, और जब एम्पलीट्यूड वाली बात करेंगे यानी कि स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे तो हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। ठीक है, व्हेन amplitude of resultant wave is maximum। ठीक है, देन दिस कंडीशन या दिस इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो एम्पलीट्यूड का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस थीटा। तो A1 A2 सबको तो फिक्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है वो कोस फाई था, कोस फाई पे डिपेंड करता है। तो कोस फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए जो कोस फाई है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, यही होती है। कोस फाई की वैल्यू क्या होती है, +1। तो फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई हो जाएगा 2n पाई। ऐसे जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बात करें कि n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो, तो यानी कि जब फेज डिफरेंस, दो वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0,
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर ऐसा होता है तो जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखना चाहूँ इस केस में, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? mx आएगा। और mx कितना होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है। और cos फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ इसे, इंटू 1 मैक्सिमम के लिए। देखो 1 होना चाहिए cos फाइव की वैल्यू, तो लिख दिया मैंने। तो अब देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला बनता है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? mx a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? a1 प्लस a2, ये a मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर हमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछता तो भी हम बता सकते थे। इधर कर लेते हैं आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाइव था, cos फाइव कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो आप, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू इंटू I1 प्लस इंटू I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसा क्या होता है समझाता हूँ। देखो मैं आपको, देखो थोड़ा शायद समझ पाओ आप मेरी बात को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, ये ऐसे, इस स्ट्रिंग में इस तरफ हमने एक पल्स प्रोड्यूस करी है ऐसे। ठीक है। ऐसे मैंने पल्स, मान लेते मैं दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में बता रहा हूँ, वैसे इंटरफेरेंस में सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो या आप मान लीजिए कि जब ये वाली वेव इस तरफ चल रही है किसी वेलोसिटी v से, और इसका एम्पलीट्यूड है मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक a। ठीक है। उसी तरीके से ये वाली वेव भी है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है। अगर आप बात करो कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, या मैं मानता हूँ ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मैक्सिमम का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, वैसे अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है इंटरफेरेंस में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। इसको फिर मैं आगे भी काम में लूँगा, कहाँ पर? रिफ्लेक्शन में। तो जब ये दोनों वेव्स एक ही स्ट्रिंग में चलती हुई आ रही है, तो जब ये मिलेगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी बच्चों इनकी, ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी जहाँ पर ये मिलेगी मिड में कहीं पर भी, तो ये जो एम्पलीट्यूड होने वाला है ये वाला इनका, ये 2a हो जाएगा। उसके बाद ये वापस से क्या हो जाएगी? ऐसे कैसे चली जाएगी, ये वाली वेव इधर चली जाएगी, ये वाली वेव इधर चली जाएगी, और एम्पलीट्यूड सेम ही रहने वाला है। ये भी a, ये भी a, ऐसा अरेंजमेंट होता है बच्चों। ठीक है। तो जब ये जो दोनों वेव्स है ना, अब ये ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब दोनों के दोनों एग्जैक्ट यानी कि परफेक्टली एक दूसरे से सुपरपोज हो। किस कंडीशन में सुपरपोज हो? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के केस में। ये तो मैंने अपोजिट बनाया, अगर मैं सीधा बनाता तो भी ये केस बनता। ठीक है। बस उसमें क्या होता है, फिर वेलोसिटीज अलग अलग करनी पड़ती मुझे बच्चों। ठीक है। एक ही स्ट्रिंग में, या फिर मुझे स्ट्रिंग एक नहीं लेनी पड़ती कुछ, क्योंकि अगर एक ही स्ट्रिंग होती तो उसमें फिर वेव की वेलोसिटी मुझे अलग अलग रखनी पड़ती। ठीक है। यानी कि 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स लेनी पड़ती मुझे। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है, इसकी ज़रूरत नहीं, बट समझ लेना आप लोग कि मैक्सिमम में ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट इसका केस आता है बच्चों, आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा मत बोलना बच्चों कि सर आपने तो बोला था इसकी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो भी सेम डायरेक्शन की ही होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए से बोला कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसे हो सकता है एक ही स्ट्रिंग में अगर मैं पल्स जनरेट करूँ तो। ठीक है। ओके। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास अब केस 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वाले केस के अंदर क्या होता है? इस वाले केस के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होता है। इन दिस केस व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम, वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। अब मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि जब cos थीटा की वैल्यू cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम थी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला था, तो जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है -1, ठीक है। तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास ए मिनिमम, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कि इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू आएगी बच्चों, इस वाले केस में फाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 2n + 1 पाई, ये आएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है वापस से, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो पाई आएगा, पाई पे -1 होता है। तो जब फेज डिफरेंस फाई वो क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, ठीक है, 5 पाई हो, ऐसे हो, ठीक है, यानी कि ओड नंबर हो, तो फिर जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा दो वेव के बीच में, वो कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब ए मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो ए मिनिमम में क्या लिखेंगे हम लोग, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, और cos फाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, -1। क्या बात समझ में आती। तो देखो अब क्या अरेंजमेंट है, ये बन जाएगा हमारे पास a1 - a2 का होल स्क्वायर, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारे पास, a1 - a2 ए मिनिमम। क्या बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ बच्चों, तो इंटेंसिटी क्या होगी, आई मिनिमम I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 × I2, और यहाँ पे cos की वैल्यू होगी -1 cos फाई की। तो ये जो फॉर्मूला बनता है बच्चों हमारे पास आई मिनिमम का, वो किसके लिए बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती। तो इस तरीके से मैं आई मिनिमम का फॉर्मूला ये होगा और ए मिनिमम का फॉर्मूला ये होगा। देखो इसमें मैं आपको कंडीशन बताता हूँ मिनिमम वाली, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, मैं इसके पहले जो केस बताता उसमें दोनों में एम्पलीट्यूड सेम था, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे बात करते हैं, देखो मिनिमम वाले केस के लिए मान लेते हैं एक पल्स ऐसे जा रही है और इसमें एक पल्स ऐसे आ रही है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। ध्यान रखना मैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ले रहा हूँ, हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा और इसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। तो होगा क्या, जब ये दोनों मिलेगी, किस केस में, ये ऐसे आ रही हो और ये ऐसे आ रही हो, किस केस में मिले, जब ये इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मतलब इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, पल्स ऐसे अगर आ रही हो, एक पल्स ऐसे जा रही हो, एक पल्स ऐसे आ रही हो, तो जब ये मिलेगी तो जो पॉइंट बनेगा इसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना एम्पलीट्यूड इसका, ये कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर देंगे। क्योंकि ये वाला पार्टिकल जो मैक्सिमम वाला जितना इसको ऊपर ले जाना चाहता है, वही ये वाला पार्टिकल इसको उतना ही नीचे लेना चाहता है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, यानी कि बीच में आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वापस से क्या होगा, ये ध्यान रखना बच्चों, ये इंटरफेरेंस वाला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। पल्स के केस में कैसे होता है, पल्स चल रही हो तो, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ी देर बाद आगे यूज़ में लेने वाला हूँ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये ऐसी वाली कंडीशन, उसके बाद ये उस तरफ आ जाएगी, ये उस तरफ चली जाएगी, यानी कि ऐसा हो जाएगा आपके पास ऐसे, वही वापस से ये ए ऐसा अरेंजमेंट होते हैं बच्चों। ध्यान रखना ये इंटरफेरेंस का केस नहीं है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर आपने समझ दिया और 10 समझना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इस इंटेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कॉमन, आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार करवा लेता हूँ उनसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। देखो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको गिवन है क्वेश्चन,
मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपसे बोला हुआ है कि I1 और I2 का जो रेशियो, इंटेंसिटी का जो रेशियो, वो 1:4 है, इतना आपसे बोला हुआ है। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट रेशियो ऑफ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये हमसे पूछा हुआ है। कर सकते हैं, आसान। देखो कैसे, I मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ √I1 √I2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I2 का होल स्क्वायर, ये होगा। देखो मुझे I1 और I2 दिया हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन में से मैं I2 कॉमन लेता हूँ, √I2, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। अगर मैं यहाँ पे √2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, I2 कॉमन आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर बाहर आएगा तो I2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मैं I2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √I1 अपॉन I2 माइनस 1, ये लिखा जा सकता है इसका होल स्क्वायर। तो इससे ये तो कट हो जाएगा। अब I1 अपॉन I2 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/4 यानी कि क्या बना 1/2 प्लस 1, ये भी क्या बना 1/2 माइनस 1, तो ऊपर क्या हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया -1/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आया हमारे पास, ये आंसर आया 9/1, यानी कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो जो आएगा वो आएगा 9:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैं इसमें आसान से सवाल आने वाले हैं आपके पास, इतने ज़्यादा टफ सवाल नहीं आने वाले। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उसको नोट कीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना रिफ्लेक्शन। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो बोला था कि हम 2 से ज़्यादा वेव्स हो तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसके लिए भी आसान है बच्चों। ध्यान, जब भी वेव वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको डायरेक्ट वेक्टर में स्विच करना है। वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम वेक्टर का एम्पलीट्यूड मान सकते हैं, और वेव के बीच का जो फेज एंगल है उसे हम लोग उन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल मान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू आपको कवर करवाता हूँ। 2 से ज़्यादा वेव्स हो तो मानते हैं एक वेव है y1 = a sin ωt माइनस का kx। ठीक है, एक और वेव है y2 = a sin ωt माइनस kx प्लस π/3। एक और वेव है y3 a sin ωt माइनस kx प्लस 2π/3। अब हमसे बोला गया इनकी रिजल्टेंट वेव बताओ। ठीक है, रिजल्टेंट वेव बताने का मतलब क्या, इनका सुपरपोजिशन है। तो अब आप देखो, इसके एम्पलीट्यूड को वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसे वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लेते हैं। तो मानते हैं मैं फर्स्ट वाली वेव, ये जो एंगल है इसको हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये एंगल 0 नहीं है बच्चों, मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब इसका एंगल 0 नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड तो a है, लेकिन इसका एंगल कितना है ωt माइनस kx, यानी कि ये जो लाइन है वो ωt माइनस kx वाली लाइन है। इसका एम्पलीट्यूड a है, ये वेक्टर बना दिया। अब इस वाली वेव से देखो, ये वाला कितना एंगल बना था π/3, यानी कि 60 डिग्री आगे। इसका एम्पलीट्यूड भी है, देखो ωt माइनस kx, तो ये ωt माइनस kx, उससे कितना आगे π/3, यानी कि π/3 यहाँ पे। ठीक है, ये वेव बना दी, इसका एम्पलीट्यूड भी कितना a है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। क्या बात समझ में आती हो। नेक्स्ट y3, इसका एम्पलीट्यूड भी a है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a हो जाएगा, ωt माइनस kx प्लस 2π/3। तो इस ωt माइनस kx से कितना आगे 2π/3, यानी कि ωt माइनस kx से इससे कितना एंगल बना आपको 2π/3, यानी कि 120 मतलब मैं बना सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड भी a है, और ये एंगल कितना है हमारे पास टोटल 120 डिग्री। तो अब हमसे पूछा गया कि इन तीनों वेव्स का रिजल्टेंट बताओ। तो देखो आप ध्यान से समझना बच्चों कि इसका एम्पलीट्यूड भी a है, इसका एम्पलीट्यूड भी a है, और ये 60 डिग्री पे। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ कि जब 2 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, ये तो पक्का पता है कि ये भी a है, ये भी a है, तो इनका रिजल्टेंट इनके मिड में आने वाला है। यानी कि मिड 120 का मिड कितना होगा 60 डिग्री के एंगल, तो ये इसी लाइन पर आने वाला है, यानी कि y2 वाली लाइन है। ये कौन सी वाली लाइन है आपके पास, y1 वाली, ये y2 वाली, और ये y3 वाली। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी तरफ आएगा, इसी लाइन के लोग आएगा। और a और a, अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 2 वेक्टर अगर
120 डिग्री के एंगल पर हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा 120, सॉरी ए ही आएगा, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कितना आएगा ए ही आएगा। तो इसमें एक ए ये y2 का है सही, इसका और इसका जो रिजल्टेंट निकालूंगा उसका एम्पलीट्यूड भी इस तरफ आएगा। तो आपके पास फाइनली इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इस तरफ होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का 2 है। और ये रिजल्टेंट वेव इस हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री, बनाएगी नहीं बनाएगी, क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या लिखोगे आप, वाई नेट एम्पलीट्यूड कितना आया उसका 2 है, साइन, देखो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है, इस वाली लाइन की कितनी है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस लाइन से कितना ऊपर है रिजल्टेंट π/3, खत्म, ये रिजल्टेंट आ गया। इस तरीके से आप 2 से ज़्यादा वेव्स को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर आना चाहिए बस आपको। एक और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, एक बार फिर करवा देता हूँ। मान लेते हैं y1 हमारे पास है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक और है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2π/3, ठीक है। एक और है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 4π/3। क्या बात समझ में आती? अब हमसे पूछा गया इसका रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, इसके एम्पलीट्यूड को वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ये मान लिया मैंने, और इस फर्स्ट वाली को ओमेगा टी माइनस के एक्स का ये वाला एंगल मान लिया हमने, तो ये ए हो गया फर्स्ट वाली वेव, ठीक है। सेकंड वाली वेव देखो, अब ओमेगा टी माइनस के एक्स से कितना आगे 2π/3, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की लाइन है, तो इससे कितना आगे 2π/3, यानी कि ए से 2π/3 का मतलब 120 डिग्री हो गया वो, और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। नेक्स्ट देखा 4π/3, 4π/3 का मतलब कितना हो जाएगा 120 240, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की लाइन है, तो इससे 240 इस तरफ होगा कहीं ऐसे। तो अब आपको पता है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आप ध्यान से समझोगे, तो 240 2π/3। तो आपको पता है कि जब कोई 3 वेक्टर्स 1 2 3 जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और वो तीनों 120 डिग्री के एंगल पर हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या था 0। तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो 0 होगी। तो इस तरीके से आप वेक्टर मान के 2 से ज़्यादा 3 हो या 3 से ज़्यादा 4 हो, तो भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसे रफ करते हुए अब हम आते हैं हम नेक्स्ट रिफ्लेक्शन पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है। अब वेव का रिफ्लेक्शन कब होता है, ठीक है, समझते हैं। अब इसमें भी 2 केस है बच्चों, वेव का रिफ्लेक्शन होने के लिए या रिफ्लेक्शन होने के लिए, कि जब वेव रेयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए किसी डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराती है, तो वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन तो होगा इसे, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिट वेव बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक केस वो हो सकता है जब वेव डेंसर मीडियम में मूव करते हुए किसी रेयर मीडियम की सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट, और उसमें रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी हो ही सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो देखो समझना, अगर सपोज कीजिए डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, ये रिजिड सपोर्ट है, मान लेते हैं कोई रिजिड है, ठीक है, यानी कि ये डेंसर मीडियम है, या इसके इधर पूरा का पूरा डेंसर मीडियम मान सकते हैं। मैंने एक वॉल बना दी, वो भी डेंसर मीडियम की सरफेस, और इस तरफ मानते हैं पूरा का पूरा डेंसर मीडियम है। इधर से एक वेव आती है, ठीक है, यहाँ पे से एक वेव आई ऐसे, सॉरी, यहाँ पे जाती है, ठीक है, ऐसे वेव आके यहाँ पे जा रही है वेव, ऐसा है ये वेव, ठीक है। तो जब ये रिजिड सपोर्ट से टकराएगी, डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराएगी, तो ये वेव आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऐसे हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्शन, सॉरी, ऐसे हो जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर्टी है बच्चों, यानी कि इसमें कितने का चेंज आ जाएगा, पाई का चेंज आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब कोई वेव रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है और इस तरफ डेंसर मीडियम की सरफेस बना दी मैंने, डेंसर मीडियम है, या रिजिड सपोर्ट भी बोल सकते हो। तो जब ऐसे जाएगी तो ये वेव यहाँ से टकराएगी, तो इसमें क्या हो जाता है, पाई का चेंज आ जाता है। पाथ डिफरेंस में अगर मैं बात करूँ
तो λ/2 का। और फेज डिफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो पाएगा। क्लियर है? अगर सपोज कि यही कंडीशन दूसरे, चलो इसको हटा के नीचे बताता हूँ मैं। अगर सपोज कीजिए यही कंडीशन यहाँ पर डेंसर मीडियम से है तो रेयर मीडियम, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एंड भी बोल सकते हैं। ये वाला ये भी फिक्स है, यानी कि एंड क्या है इसका फिक्स्ड है, ऐसा भी आप मान सकते हो फिक्स्ड एंड। ठीक है, या तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम वाला केस ले लो या फिर आप फिक्स्ड एंड वाला केस ले लो। अब एक और केस आता है बच्चों जिसमें एंड फ्री हो, या फिर आप बोल सकते हो कि डेंसर से रेयर में जा रही है, ऐसे। ये कैसे वेव हो, यहाँ पे एक छल्ला लगा हुआ है, फ्री एंड, यानी कि कोई वेव जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं, यहाँ पे क्या लगा, एक रिंग के थ्रू बंधी हुई, जो रिंग इसमें ऊपर नीचे हो सकती है। तो जब ये वेव ऊपर जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन याद है क्या होगा बच्चों, ये वो वापस ऐसे की ऐसी आएगी, यानी कि इसमें कोई फेज का चेंज नहीं आएगा। तो इससे क्या बोल दिया हम लोगों ने, डेंसर मीडियम, और इसे हमने बोल दिया रेयर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वेव जाती है या उसके सरफेस से टकराती है, दोनों के एक साथ ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि डेंसर मीडियम से वेव गई, रेयर मीडियम की सरफेस से टकराई, ये सरफेस है रेयर मीडियम की, या फिर इसे हम बोल सकते हैं फ्री एंड। फ्री एंड यानी कि इस स्ट्रिंग का ये वाला एंड फ्री है। तो इस वाले केस में जब वेव आएगी तो वापस एज इट इज आ जाएगी, इसके अंदर कोई फेज का चेंज नहीं होगा और ना कोई पाथ डिफरेंस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों फ्री एंड वाले केस में। अब ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, यानी कि जब कोई वेव जा रही है ना तो यहाँ पे से टकरा के वापस आती भी, यानी कि इसी के अंदर दो वेव्स चल रही होगी। ये मैंने बनाई अलग अलग है बच्चों, लेकिन ये स्ट्रिंग तो ये है कि इसी स्ट्रिंग के अंदर जा रही होगी, ऐसे आ रही होगी। आप कभी जिम वगैरह में अगर गए हो तो वहाँ पे रोप होती, उस रोप को हम लोग जब ऐसे चलाते हैं पकड़ के, तब जो उसमें रोप में जब वेव जनरेट करते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे से फिक्स्ड है वहाँ से वापस से एक वेव चलती हुई आपके पास आती है, तो वो एक ही स्ट्रिंग में दो वेव्स चल जाती है बच्चों। तो ये मैंने आपको बनाई दो अलग अलग वेव्स है, लेकिन इसी के अंदर ये वेव जा रही है और इसी के अंदर ये वाली वेव भी आ रही है। तो यानी कि इस एक वेव के अंदर दो वेव्स है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, अलग अलग मीडियम का मतलब क्या है, या तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, ठीक है। इस वाले केस में याद है क्या होगा, जो ट्रांसमिटेड वेव होती है, जो ट्रांसमिटेड वेव होगी यहाँ पे से जो जाने वाली वेव होगी, मान लो यहाँ पे बनाता हूँ, उसके लिए भी ये होगा, कोई फेज में और पाथ में चेंज नहीं आएगा। अगर मान लेते डेंसर मीडियम होता तो कोई चेंज नहीं आता, इसमें एज इट इज जाती है, कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर भी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसे कैसे चली जाती है अगर ये रेयर में, डेंसर से रेयर में जाती है। यानी कि जब वेव डेंसर से रेयर में जाती है तो उसके जो फेज होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना पाथ में कोई चेंज आता है। उसी तरीके से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है या जो ट्रांसमिटेड रे है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, देखो समझना, रेयर मीडियम का मतलब है हमारे पास एक पतली सी स्ट्रिंग है, ऐसे एक पतली सी स्ट्रिंग है, फिर उसके उस तरफ हमने एक बड़ी मोटी सी स्ट्रिंग लगा रखी है, ऐसे एक ऐसे, ये, क्योंकि अब आप सोचोगे इसका μ2 है, मान लेते हैं, और सॉरी μ2 क्या, हाँ म्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, μ2 मान लो और इसके लिए μ1 मान लेते हैं। μ1 और μ2 क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, कम होगी, और इसकी मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होगी, तो μ2 क्या होगा, ज़्यादा होगा μ1 से। तो वेव जब चल रही होगी तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम, और ये कौन सा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो जब आप इसमें पल्स प्रोड्यूस करोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इन दोनों का, जहाँ पे फिक्स हो रही है इसमें, तो इसमें जब वेव जनरेट आप करोगे, मान लेते इसके अंदर मैं वेव जनरेट करता हूँ ऐसे, ऐसे, तो जब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप बात करोगे तो इसमें ये वेव तो जा ही रही है, यहाँ से टकरा के डेंसर मीडियम की सरफेस से टकरा के एक वेव इसमें वापस भी आएगी। तो यहाँ पे दो वेव्स बनेगी बच्चों कांटेक्ट में, और इसमें एक वेव जो जाएगी उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड वेव। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों, एक अलग रूप है, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि इस तरफ हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाई वो बनाई रोप, ऐसे, ठीक है, और इस तरफ कौन सी लगा दी हमने, थिन स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसके लिए मान लेते हैं μ2 है और इसके लिए μ1 है, और हमने ऑलरेडी बोल दिया कि μ2 ज़्यादा है, तो इस वाले केस में ऐसे,
इसमें भी आपने पल्स प्रोड्यूस करी, मानते हैं यहाँ पे जो पल्स प्रोड्यूस होगी, तो इसमें भी आधे क्या होगा बच्चों, 2 होगी, एक ही जाने वाली होगी इस कॉमन पॉइंट से, वापस एक आने वाली भी होगी, और ट्रांसमिटेड में एक ही होगी। ऐसे ऐसे होगी या नहीं होगी। तो हमसे यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है ना वो बच्चों ये पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि जो ये वाली रे है इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट वेव, तो इसका एम्पलीट्यूड हमने लिख दिया ए आई। क्या लिख दिया, ए आई, ठीक है। एक जो दूसरी वाली वेव है जो आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसका जो एम्पलीट्यूड है इसे हमने लिख दिया ए आर, और जो जा रही है इस तरफ यानी कि इस वाली स्ट्रिंग में जो जा रही होगी, रोप में जो जा रही होगी, उसके एम्पलीट्यूड को हमने लिख दिया ए टी, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिख सकते हैं बच्चों, देखो कैसे। अगर हमें इस इंसिडेंट रे की इक्वेशन पता है, वाई आई, आई मतलब इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना लिखा हम लोगों ने, ए आई लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये कोई वेव जनरेट हुई। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वेव होगी सॉरी, उसमें कितना का चेंज आ चुका है, पाई का चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई आर रिफ्लेक्टेड, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये प्लस क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि आपको पता है जब वेव इस तरफ जा रही थी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो माइनस था, और अगर इस तरफ आ रही तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस लिखूंगा, क्योंकि ये प्लस माइनस की चीज़ को बताता है डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहले भी बताया हुआ। प्लस क्या डिफरेंस आया इसमें, पाई का, कितना का चेंज आया इसमें, पाई का, फाई प्लस पाई, क्या बात समझ में आती, कितने का चेंज हुआ उसके फेज में, पाई का, ये चीज़ समझ में आती। उसी तरीके से अगर मैं ट्रांसमिटेड वाली का लिखूँ वाई आर, तो उसमें क्या चेंज आएगा बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि जब यहाँ से वेव यहाँ गई या फिर इस वाले स्ट्रिंग से इस वाली रोप में गई, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, उसका मीडियम चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है, मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये के चेंज हो जाएगा बच्चों वहाँ पे। क्या बात समझ में आती है। तो इसको अगर मैं K1 बोलता हूँ, इसको भी अगर मैं K1 बोलता हूँ, क्योंकि ये तो इसी मीडियम में रहने वाली, तो इसके लिए तो K चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको भी K1 बोल रहा हूँ, इसको भी K1 बोल रहा हूँ। तो मानते हैं इसके लिए, इस तरफ के लिए K1 डिफाइन कर रहे हैं और इसके लिए K2 डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले मीडियम के लिए। तो यहाँ के लिए हम K1 डिफाइन कर रहे हैं और इस वाले मीडियम के लिए हम K2 डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड वेव होगा वो क्या होगा, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस का K2x प्लस फाई, ये वेव होगा। इसमें सिर्फ किस में चेंज आएगा, K2 में, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो K2 चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपसे कई बार अगर ऐसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसे हम ट्रांसमिटेड वेव भी बोल सकते हैं, इक्वेशंस लिखने के लिए बोले तो बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमसे कई बार ए आई, ए आर और ए टी में रिलेशन पूछा जाता है, या कई बार हमें इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता होगा और हमसे पूछा जा सकता है कि इस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे उस चीज़ के बारे में समझते हैं बच्चों। तो उसके लिए एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट लिख देता हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना बच्चों, ये जो कॉमन पॉइंट है, देखो वो पॉइंट क्या है कि जब एक कॉमन पॉइंट होता है ना, इस कॉमन पॉइंट के ऊपर जो वेव इस तरफ से जा रही है, अब यहाँ पे इसमें दिख एक वेव रही है, लेकिन है कितनी वेव, 2 वेव से, एक कौन सी, ये इंसिडेंट वेव, और यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव, ठीक है, ये दोनों वेव से, और एक इसके अंदर वेव जा रही है। तो यानी कि जो वेव्स होती है वो यहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, कोई ब्रेक नहीं होता है। अगर वो कंटिन्यूस होगी तो आप सोचिए कि इस तरफ से ये वाली वेव इसमें जा रही है और ये वाली वेव इसमें से कैसे आ रही है। तो इस वाली वेव और इस वाली वेव, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के इस वाली वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ये कांस्टेंट फिक्स होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस कर्व है, क्योंकि वेव तो एक ही जा रही है, कंटिन्यूस कर्व है। अगर कंटिन्यूस कर्व है तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर याद है क्या होगा कि इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड और इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम इस वाले वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो हमने जितनी एनर्जी की वेव भेजी उसका कुछ एम्पलीट्यूड का पार्ट इसमें चला गया और कुछ इसमें आया। तो इन दोनों का जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड है वो अलग अलग होगी एम्पलीट्यूड। तो इस वाले में तो 2 वेव्स है, तो इसका एम्पलीट्यूड मिला के किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको बोला था वो था कि बोथ वेव्स आर कंटिन्यूस एट द सरफेस ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब जहाँ पे दोनों कांटेक्ट में आती है वहाँ पे जो कंटिन्यूस होगी दोनों की दोनों, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसमें जाने वाली वेव और यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वो एक ही वेव के अंदर, ये दिख एक वेव रही है लेकिन है कितनी, इसमें दो वेव, तो उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका सम इस वाली वेव के अंदर जाने वाली वेव के इस वाली रोप के अंदर जाने वाली वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो मैंने वही लिखा कि यहाँ पे जो दो वेव्स थी, एक तो कौन सी इंसिडेंट और एक कौन सी रिफ्लेक्टेड, उन दोनों का एम्पलीट्यूड इस वाली जो रोप है उस पर जो वेव जा रही है उसके बराबर होगा। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है तो ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है तो AI प्लस AR इज इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा। दूसरा पॉइंट है स्लोप ऑफ द वेव आर सेम एट द सरफेस ऑफ मीडिया, कि इस पॉइंट के ऊपर जो वेव्स बन रही है, जैसे कि अपने यहाँ पे वेव्स की बात करते हैं, ये ऐसे वेव्स बन रही है, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो वेव की सरफेस है उस सरफेस पे जो हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप भी क्या होगा कि यहाँ पर से जो जाने वाले इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके वहाँ पे स्लोप लिखा लो, उन दोनों के स्लोप का सम यहाँ पे जो हमें वेव मिलेगी उसके स्लोप के सम के बराबर, उसके स्लोप के बराबर होगा। एक ही पॉइंट होता है, ध्यान रखना ये चीज़ कैसे लिखी है मैंने, आप लोगों के दिमाग में बात सेट होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट इससे बता रहा हूँ, बच्चा एक और मेथड होता है इसका ये कैलकुलेट करने का, ये AI यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे वेव, सॉरी बार बार रे बोल रहा हूँ, वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, इनका एक और तरीका तो, लेकिन ये सबसे आसान होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के मिल जाता है हमें, ठीक है। तो अब आप सोचिए तीन इक्वेशंस है हमारे पास, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो AI ओमेगा टी माइनस K1 प्लस एक्स, यानी कि माइनस का A1 माइनस का K1 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है तो साइन ओमेगा टी माइनस K1 प्लस पाई फाइव, इसका पाई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस का साइन पाई होता है, पाई अगर होता तो माइनस AR साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव होगा। फिर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे y के x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे से एक प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहने वाला है, ठीक है। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, फिर अब यहाँ पे जब हम चलेंगे तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट, मैंने यहाँ पे ट्रांसमिटेड लिखना चाहिए, ट्रांसमिटेड। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 80, ये K2 आ जाएगा तो माइनस का K2, तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ बच्चों तो इसे तो क्या लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएट करने के बाद AI K1, ठीक है, माइनस का होगा लेकिन आगे, प्लस इसे क्या लिखेंगे AR K1, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे माइनस का AT K2, ये लिखेंगे हम लोग, इसे इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, बोल सकते हैं इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को जब हम सोल्व करेंगे तो इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों में इधर, ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट क्या है, स्लोप भी क्या हो, कंटिन्यू सेम होगी वहाँ पे, स्लोप ऑफ द वेव्स आर सेम एट द सरफेस ऑफ मीडिया, सरफेस ऑफ मीडिया मतलब जहाँ पे दोनों वेव्स एक दूसरे से मिलती है, दो सरफेस एक दूसरे से मिलती है, उस कॉन्टेक्ट सरफेस को बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप होगा तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो, या फिर मैं यहीं से देख लेता हूँ डायरेक्टली, देखो K1 अगर मैं कॉमन लूँगा बच्चों इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है AR माइनस का AI इज इक्वल टू माइनस का K2 AD, यही बचने वाला है। अगर आप ध्यान समझो तो इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ, AR माइनस, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास वैसे ही लिख देते हैं, कोई नहीं, चलो दिक्कत हो जाएगी, तो माइनस का AI प्लस AR, कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना, ठीक है। अब इस पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, K1 AI माइनस का AR इज इक्वल टू K2 AD, ये आया। तो यहाँ पे से AI माइनस का AR इज इक्वल टू K2 बाई K1 AD, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है, AR या AT पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान समझना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे AI प्लस AR पता है, AI माइनस AR पता है यहाँ पे, तो ध्यान से समझना, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
ए आई मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 1 तो क्या बनेगा हमारे पास, ए आई बचेगा, ए आर कट हो जाएगा, तो 2ai इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास k2/k1 + 1 इंटू 80 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी 80 तो कॉमन आ जाएगा। तो 2ai ये कितना हो गया, k2 + k1/k1 इंटू 80 कैलकुलेट करना है, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k1/k1 + k2 इंटू ai। क्योंकि हमें किसका एम्पलीट्यूड पता होगा, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता होगा, तो हमें 80 निकल आएगा। और 80 निकल आया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग, इसमें पुट करते हैं तो ए आर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, उस 1 में पुट करेंगे तो देखो ए आर इज इक्वल टू क्या है, 80 माइनस का ए आई, यही है 80 की वैल्यू, ये रही ए आई। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ बच्चों, ध्यान समझना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए आई यहाँ पे लिखा हुआ ए आई, इसमें से अगर मैं ए आई कॉमन लूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 देखो, 80 की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे ए आई होगा, तो इस वाले में से इस वाले ए आई को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2k1/k1 + k2 - का 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k1 - k2 उधर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, 2k1 है यहाँ पे, उधर क्या है, माइनस का k1 माइनस का k2, जब यहाँ पे लिखूँगा तो k1 - k2 होगा तो 2k1 है, और इधर क्या आएगा, k1 - k2, तो एक k1 से k1 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, k1 - k2/k1 + k2 इंटू ए आई। ये मिल गया हमें रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मिल गया तो इक्वेशन तो हमें पता है ही सही, इसकी भी इक्वेशन पता लिख सकते हैं हम लोग, पता है तो वैल्यू तो पुट करनी है मुझे बस। कई बार बच्चों ये के की फॉर्म में दे रखा है, आपको वेलोसिटी की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। देखो वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे देंगे, जब यहाँ से यहाँ तक वेव जा रही है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो k1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू क्या होता है, ω/v होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ω/v1, और k2 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ω/v2। बस ध्यान रखना बच्चों, तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हम k1 की जगह पर ω/v1 और k2 की जगह पर ω/v2 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन वेलोसिटी की फॉर्म में बैठ जाए, क्योंकि क्या हो सकता है कई बार में वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई। तो अब इसमें सिंपल से सवाल पूछे, अब आपसे बोल दिया ये इंसिडेंट वेव है, ये लो, इसमें सवाल कैसा है, ये बोल दिया इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, और इसका म्यू है, और इसका μ2 इज इक्वल टू 2 म्यू है, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड बताओगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ट्रांसमिटेड का। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बताओ तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। जैसे आपको ये म्यू दिया और ये दिया, तो आप ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, √T/μ होता है। वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो के की जगह पे वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा देना, और ये स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई तो पूरे में स्ट्रिंग तो सही में आने वाली है, हाँ या ना। तो v1 इज इक्वल टू μ1 हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू T/μ2 हो जाएगा। ऐसा आसान सवाल पूछा जाता है फॉर्मूला बेस्ड, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके।